नरगिस ने अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन एक साल जो है वो ज़ाया कर दिया था। नरगिस पढ़ी लिखी थी और इंतहा की खूबसूरत थी। और हमारे पाकिस्तान के अंदर अमूमन ये देखा जाता है कि अगर लड़का बाहर काम करता है, बाहर है किसी दूसरे मुल्क में, तो उसको बहुत जल्दी कोई ना कोई लड़की दे देता है, लेकिन उसका खमियाजा उस लड़की को भुगतना पड़ता है। आज की स्टोरी नरगिस की है जिसके साथ ये जुल्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं एक बहन की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। सुनने के बाद आपने फैसला करना है कि उसको क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं अपना ओपिनियन भी आपके सामने रखूंगा ताकि मैं क्या चाहता हूं वो भी आप समझ सकें। इस्लामाबाद की एक फ़ैमिली जिसमें वालिद, वालदा और उनकी इकलौती बेटी जिसका नाम नरगिस था। नरगिस इंतहाई खूबसूरत थी और ये एक पढ़ी लिखी फ़ैमिली थी और वालिदैन बड़े ये कह लें कि सुलझे हुए और बच्चों को बड़ी अखलाकियात उन्होंने सिखाई थी। उनके यहाँ एक रिश्ता आता है। नरगिस अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी, रिश्ता आता है और रिश्ता करवाने वाले ने बताया कि लड़का जो है वो कतर में होता है, वहाँ उनका एक बड़ा सा बंगला है और सारे बहन भाई वहीं रहते हैं, बस शादी करनी और आपकी बेटी को वहाँ ले जाना है। इधर घर वालों ने जब उसकी तस्वीरें मंगवाई, तस्वीरों में लड़का थोड़ा उम्र का ज़्यादा लग रहा था, बड़े खूबसूरत बाल थे उसके और थोड़ा सा रंग जो था वो पक्का था। अब नरगिस कहती है कि मुझे वो पसंद तो नहीं आया, लेकिन मेरे वालिद ने जब मुझे कहा कि बेटा शादी के बाद तुम कतर चली जाओगी। अब कतर का जो एक ख्वाब था ना, वो मेरे लिए बड़ा ये कह लें कि तजस्सुस था। किसी भी बंदे को आप कहें ना कि वो बाहर जाएगा और जब वो बाहर जाने का सोचता है तो वो फौरी तौर पर सोचता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे एयरपोर्ट के ऊपर बहुत से लोग लेने आएंगे, मैं एक सेलिब्रिटी की तरह आऊँगा, मुझे रिसीव करेंगे। तो नरगिस बताती है कि मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा था, मैं भी इन चीज़ों को महसूस कर रही थी और मैं खुश थी कि चलो मैं शादी के बाद कतर चली जाऊँगी। अब दुल्हा जो है उसकी तस्वीर वगैरह दिखाई गई, तो उसके बाद इन्होंने उनसे पूछा कि दूल्हे की उम्र कितनी है। नरगिस की उम्र जो थी वो 25 साल थी, दूल्हे की उन्होंने बताया कि 30-32 साल उम्र है। अब शादी के मामला तय हो गए, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद लड़के के घर वाले आए, लड़की को अंगूठी वगैरह डाली, सब कुछ हुआ। अब शादी की डेट रखी गई, शादी में नरगिस जो है उसके सारे रिश्तेदार भी थे और शादी के ऊपर नरगिस के जो वालिद थे उन्होंने नरगिस को कुछ जहेज़ वगैरह के लिए सामान लेके देना चाहा, जिस पर लड़के की माँ ने कहा कि आप ये सामान क्यों लेके दे रहे हैं? नरगिस ने तो यहाँ रहना ही नहीं ना, हमने रहना है। हाँ, अगर आपको इतना ही ज़्यादा प्यार आ रहा है तो आप उसको कैश पेमेंट दे दें ताकि वहाँ जाकर जो चाहे वो ले सके। तो नरगिस बताती है कि उसके वालिद ने तकरीबन 72-74 लाख रुपए जो हैं उसके होने वाले शौहर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए कि चलो ये वहाँ जाकर कुछ ना कुछ ख़रीद लेंगे। अब शादी का दिन आ गया, निकाह हो रहा है। निकाह के टाइम पे जब निकाहनामा फ़िल किया जा रहा है तो वहाँ पर पता चला कि जो निकाहनामे के ऊपर डेट लिखी हुई है उसके मुताबिक जो उसका होने वाला शौहर था, उस अभी निकाह के कलमात जो है वो अदा नहीं हुए थे। होने वाला शौहर जो था वो 38 साल का था। तो उसके एक कज़न ने अपनी बीवी को बताया और उसकी बीवी ने आकर नरगिस को बताया कि तुम्हारा शौहर 38 साल का है। अब ये खामोश रही कि अब क्या किया जा सकता है, अब पीछे तो नहीं जाया जा सकता यहाँ से। तो निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जब सब दूल्हे को मिल रहे हैं तो नरगिस के एक कज़न ने क्या किया कि बिल्कुल जज्बाती से अंदाज में दूल्हे का ऊपर से वो कुल्ला जो होता है वो उतारा है। जैसे ही उतारा है तो कुल्ले के साथ ही उसकी जो विग थी वो भी उतर गई। अब अंदर से बिल्कुल नवाज शरीफ जैसा टिंड मिंड सा बंदा निकल आया, जिसको देखते पूरे हाल के अंदर एक कहका लगा और ये बात फौरी तौर पर नरगिस तक पहुंची। बहुत से लोगों ने उसकी तस्वीरें, वीडियोस भी बनाई। अब नरगिस जो है वो परेशान भी थी, लेकिन वो खामोश रही। उसने कहा अब तो निकाह हो चुका है, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ नरगिस को ये था कि मैं बाहर जाऊँगी। अब उसके बाद जो घर था, एक किनाल का घर था जिसमें ये लोग ठहरे हुए थे, ये पूरी फैमिली। अब उस एक किनाल के घर के अंदर जब नरगिस को लाया गया ब्याह कर, तो वहाँ पर नरगिस आई और पहली रात ही उसने देखा कि उसका शौहर जो है वो सिगरेट पी रहा है, जबकि नरगिस को बताया गया था वो किसी किस्म का नशा या स्मोकिंग नहीं करता। नरगिस इस बात पे भी खामोश रही और पहले 10 दिन जो है वो बहुत अच्छे गुजरे। लेकिन नरगिस ने इन 10 दिनों में ये देख लिया कि ये ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही लगता है कि इसकी कतर के अंदर कोई अच्छी जॉब है, क्योंकि वो बंदे के जो मामलात होते हैं वो सब देखे जाते हैं। और इसी दौरान जब निकाह हुआ था, अगले दिन वलीमा था, तो लड़के की माँ ने कहा कि हमने तो असल वलीमा जो है वो कतर में जाके करना है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल सा वलीमा करेंगे, तो आप सिर्फ 35 लोगों को लेके आना। अब नरगिस के वालिद जो थे वो भी इस बात पे भी राज़ी हो गए थे कि चलें कोई बात नहीं, आपने वहाँ वलीमा करना है। उन्होंने बेटी को सारी चीज़ें समझाई कि अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना है, उनकी खैर खबर, हर चीज़ उनका कहना मानना है। जो अच्छा बाप अपनी बेटी को एक सबक देता है कि वो तुम्हारी सास नहीं है, वो तुम्हारी माँ है। वलीमा हो गया, 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद जब नरगिस अपनी माँ की तरफ गई तो वो 3 से 4 दिन उसने उधर रहना था। उसके बाद इनकी फ़्लाइट थी। तो जब फ़्लाइट
का टाइम आया तो इसका शौहर आके अपने ससुर को कहता है कि आप ऐसे करें, मेरी और नरगिस की टिकट्स जो है ना वो अपने बुक करवा दें, क्योंकि मेरा एटीएम जो है वो ब्लॉक हो चुका है, एटीएम नहीं चल रहा, तो टिकट्स तो नहीं हो रही। नरगिस के वालिद ने 2 कतर की टिकट्स करवा दी। अब ये दोनों मियाँ बीवी पहुँच गए कतर पहुँचे हैं। तो जैसे ही वो बड़ा विला जो बंगला उन्होंने कहा था उस बंगले में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि उस बंगले के अंदर सिर्फ 2 कमरे हैं, एक टीवी लॉन है। एक कमरे में ये मियाँ बीवी और इस बंदे की माँ रहती थी, दूसरे कमरे में इसके 2 देवर रहते थे, तीसरा था टीवी लॉन, उसके अंदर इनकी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूड़ कबाड़ रखा हुआ था। अब ये चीज़ें देखने के बाद नरगिस जो है वो बड़ी परेशान हुई, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। 2 दिन ही गुजरे थे कि दूल्हा साहब आए हैं और उसने सबको इकट्ठे बिठाया और बिठाकर कहते हैं कि नरगिस ये देखो, ये हमारी फैमिली है और इस फैमिली की कोई बात भी यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और अगर तुमने इनके किसी काम से इनकार किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अब नरगिस जो थी वो एकदम से डर गई। उसने कहा पता नहीं मैं डर गई या क्या हुआ, मैंने उनकी हर बात मानी। अब घर के सारे लोग मेरे ऊपर हुक्म चलाते। 4-5 दिन के बाद एक छोटी सी बात के ऊपर मेरी सास ने मेरे साथ झगड़ा किया, और उसके बाद जब शाम को मेरे शौहर ने आना तो मेरी सास ने उसे कहना कि ये सारा दिन कमरे में बैठी रहती है, अपनी माँ से बातें करती रहती है, फ़ोन पे लगी रहती है। तो मेरा शौहर जो है वो मेरे पास आया और मुझे कहता कि आज के बाद तुमने अपनी माँ से बात नहीं करनी, और एक ज़ोरदार थप्पड़ जो है मेरे कान के नीचे रसीद किया। अब थप्पड़ खाने के बाद मैं घंटों रोती रही, लेकिन मैं अपनी माँ को बता नहीं सकी, और ये जुल्म जो है ये बढ़ता गया। इस घर में इसकी माँ जो है वो आते जाते जब दिल करता मुझे थप्पड़ मार देती, और ये वो सज़ा थी जो मैंने सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी इस वजह से कि मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं कतर जाऊँगी। पाकिस्तान की बहुत सी लड़कियाँ जो यही ख्वाब देखती हैं। अब ये इनका रोज़ का मामूल बनता जा रहा था। मेरा शौहर भी जब दिल करता मुझे मारना शुरू कर देता घर के अंदर, और मेरी सास का तो एक मामूल था कि उसने आते जाते मुझे थप्पड़ मार देना होता था। अब एक दिन हम लोग पब्लिक प्लेस पर थे, कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ पर मेरे शौहर को किसी बात से गुस्सा आया, तो इसने मुझे कहा कि चलो चलें। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में बैठती मेरे ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी। और ये सारी चीज़ें मैं आज तक अपनी माँ को नहीं बता सकती। मैं जब भी फ़ोन करती तो मैं उसे यही कहती कि माँ जी सब कुछ अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन करती एक तो मेरी सास जो है मेरे ऊपर एक पहरेदार की तरह खड़ी रहती थी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और उसके बाद मेरी सास ने मेरे शौहर को कहा कि अब ये प्रेग्नेंट है तो इसको कुछ अरसे के लिए इसके वालिदैन के पास छोड़ आते हैं ताकि वो इसकी देखभाल कर लेंगे। लेकिन उससे पहले उसने कहा कि हम चलते हैं मक्का मदीना। वो और हम तीनों जो हैं, मेरा शौहर, मैं और मेरी सास जो हैं, वो मक्के आ गए। तो रोज़ा पाक के सामने हम खड़े हैं और मेरा शौहर मुझे कसम दे रहा है कि तुम्हें कसम लगे कि तुम अगर अपनी माँ को हमारे दरमियान में होने वाली किसी भी बात का जिक्र करो तो। अब मैं वहाँ जज्बाती हो गई। मेरी सास भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी रो रो के। तो मैंने उनसे कहा कि चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह घर जाके किसी से कोई बात नहीं करूँगी। वहाँ से हमने तीनों ने टिकट्स करवाई और हम पाकिस्तान आ गए। जैसे ही हम पाकिस्तान पहुँचे हैं तो मैं घर आई हूँ। घर आते ही हमने चाय शाय पानी शानी पिया। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे उठाया और उठाकर कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही मुझसे कहती हैं कि तेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि माँ जी कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपने शौहर को ज़ुबान दी हुई थी कि मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने बहुत टाल मटोल की, लेकिन आखिर मेरी माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने तुम्हें पाला है पोसा है, तुम मेरी बेटी हो, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं महसूस कर चुकी हूँ तुम्हारी सेहत ख़राब है, हर चीज़ ख़राब हो चुकी है। नरगिस बताती है कि मेरा रंग जो था वो सफ़ेद था और मुझे कोई ऐसे चुटकी भी काटता था तो मुझे निशान पड़ जाता था। और जब माँ ने 2-3 बार इसरार किया तो मेरे अंदर जो गुबार भरा हुआ था वो एकदम से फटा और मैं अपनी माँ के गले लग के रोने लगी। जब मैं रोने लगी तो मैंने अपनी माँ को अपनी कमर पर, अपने गाल, गर्दन के ऊपर और जिस्म के ऊपर जो लगे हुए ज़ख़म थे वो निशानात वो दिखाए। तो मेरी माँ ने एकदम से एक ठंडी आ भरी और मुझे वहीं पर बिठाया और बाहर आ गए। बाहर आई हैं तो उन्होंने मेरी सास के साथ लड़ाई शुरू कर दी। अब सास के साथ लड़ाई शुरू की है, मेरे अब्बा भी वहीं थे। अब्बा को पता चला तो अब्बा फौरी तौर पर पुलिस को कॉल करने थे। तो मैंने अब्बा से कहकर उनको रुकवाया कि आप ऐसा ना करें। उन लोगों की अम्मा ने अच्छी खासी तबीयत साफ़ की और उनको कहा कि निकल जाएं हमारे घर से। हमने ये बच्ची आपको दी थी, ब्याही थी आपके साथ, आपको ये लावारस समझ के नहीं ले गए थे जो इसके साथ इतना जुल्म किया आप लोगों ने। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और दूसरी तरफ नरगिस ने एक और चीज़ भी बताई थी कि जब वो वहाँ से ब्याह कर कतर गई थी तो कतर बहुत सी फैमिलीज़, लेडीज़ उसको मिलने आई थी, जिसमें इसके एक सीनियर की बीवी भी थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी और वो आकर कहती कि इसकी तो किस्मत जागी, एक लेबर में काम करने वाले को इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। वो कहती कि ये जितने भी बाहर काम करने वाले हैं ये सब के सब झूठ बोलते हैं, ये ऐसे ही झूठ बोल के सबसे शादियाँ करते हैं। मेरे शौहर ने भी ऐसे ही किया था। वो बेचारी अपने दुखड़े रो रही थी। अब बच्चे हो गए तो अब मैं गुजारा कर रही हूँ।
इधर नरगिस जो है वो भी पेट से है। अब ये औरत और उसका बेटा जो है वो चले जाते हैं, नरगिस अपनी माँ के घर है। अब नरगिस जो है वो परेशान है कि आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजारे। तो मैं उसे यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेना चाहती हो तो जिस दिन तुम्हारा बेटा पैदा हो, बेटा इसके पास छोड़ना, बेटा या बेटी जो भी आपको अल्लाह पाक दे, वो इस शख्स की झोली में डालना और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पे रसीद करना जैसे इसने तुम्हें रसीद किया था, और उसके बाद सीधी किसी वकील के पास जाना और खुला का केस दायर करना। क्योंकि ये खबीस इंसान जो है ये इस वक्त उसको टेलीफोन पर धमकियां लगा रहा है कि तुमने मेरे साथ खाना काबा के अंदर खड़े होकर वादा किया था कि अपनी माँ को नहीं बताओगी, और अगर तुम बताओगी तो मेरी तरफ से तुम्हें तलाक हो जाएगी। नरगिस अब ये भी परेशान है कि उसे तलाक हो चुकी है या नहीं, ये तो कोई आलम ही उसकी रहनुमाई कर सकता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप लोग बताएं कि नरगिस को अब क्या स्टेप लेना चाहिए, और खुदारा अपनी बेटियों को बेटियां समझें, भेड़ बकरियां ना समझें कि जब जिसके चाह दिल किया साथ रवाना कर दिया। जब आपके पास कोई इस तरह का फ़ौरन रिश्ता आता है तो उससे कहें कि पे स्लिप दिखाएं, उसके बारे में मालूमात हासिल करें, उसके सुपरवाइज़र की कंपनी में दूसरे रहने वाले लोगों के नंबर्स लें, उनके साथ डिस्कस करें। और सबसे पहली बात तो ये है कि बेटियों को दूसरे पराए मुल्कों में भेजें ही ना। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।